Namaskar, welcome everybody to another session of Himachal Mahabandara course. So today we are beginning with very important topic for HPAS, that is international economics. The international economics pillar is the most important for HPAS exam. तो ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनना, please बहुत काम आएगा. Right? So first topic within this is balance of payment, sir. So balance of payments, what is balance of payments? Balance of payments is just nothing but an overall statement or account of a country's economic financial transaction with the rest of the world over a specific period, usually 1 year. So एक हमारा हिंदुस्तान है जी, है ना? हिंदुस्तान और बाकी सारी दुनिया. So हिंदुस्तान से कितना ट्रेड और क्या पैसा या क्या इन्वेस्टमेंट बाहर जा रहा है और कितना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन्वेस्टमेंट पैसा अंदर आ रहा है. सो ये कहाँ से मेंटेन करेंगे हम? इसके लिए एक अकाउंट बना लेंगे जिसका नाम रखेंगे बीओपी. और अकाउंट में हमेशा दो साइड होती हैं, एक होगी आपकी डेबिट और एक क्रेडिट. या फिर आप ये मान सकते हैं कि एक जो इंडिया में आया रसीट, एक जो इंडिया से गया दैट इज एक्सपेंडिचर और आउटगोइंग. राइट. और इसी के बीच में हर एक अकाउंट को, हर साइड को दो में बांट लेंगे, करंट एंड कैपिटल. राइट. सो बीओपी ये अकाउंट है सिर्फ जो बताता है कि इंडिया में क्या आया और क्या गया टोटल. और टोटल गिनने के लिए हमने से दो साइड्स में करंट एंड कैपिटल में बांटा हुआ है. और करंट एंड कैपिटल में बांटा हुआ है. ऑब्वियसली आया गया तो देखना ही है, तो रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर देखना है. राइट. सो लेट मी रिपीट दिस अगेन. सो बीओपी एक अकाउंट है जी. अकाउंट के दो साइड्स होते हैं, रिसीट एंड एक्सपेंडिचर या आउटगोइंग कह सकते हैं. और इनको दो में बांटा हुआ है, कैपिटल, करंट एंड कैपिटल. राइट. सो करंट एंड कैपिटल में क्या होगा? करंट मतलब रोजमर्रा का खर्चा, लेन देन, आन जान. कैपिटल मतलब कि इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा, बड़ी जो चीजें एसेट क्रिएट करेंगी या लॉन्ग टर्म में रहेंगी. राइट. ओवर हेयर द थिंग्स आर डिस्प्लेड. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर. सो करंट अकाउंट में क्या क्या इंक्लूड करते हैं मेजरली जी? ट्रेड इन गुड्स, इन सर्विसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट्स. गुड्स, सर्विसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट्स. ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है? बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स में कराया था, प्लीज देख लेना. देन फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स एंड एक्सटर्नल असिस्टेंस डिपॉजिट्स and other flows are part of capital account because they stay for long term. Sir, foreign investment, FDI, etc., they stay for long term. Right. So क्या चीज है जी? अकाउंट है. राइट. इट इंक्लूड्स ऑल आउटफ्लोज एंड ऑल इनफ्लोज, पेमेंट्स एंड रसीट्स. इफ फाइनेंशियल आउटफ्लोज आर मोर, कि इंडिया से ज्यादा पैसा बाहर जा रहा है, इट इज बीओपी डेफिसिट. कि इंडिया से लेट्स से भाई हम ये कंसिडर कर रहे हैं एग्जांपल के लिए, सिर्फ डॉलर जा रहे हैं और आ रहे हैं. सो $10,000 गए, जस्ट एग्जांपल, गए इंडिया से बाहर, और $5,000 आए इंडिया में वापस. सो क्या हुआ जी? $5,000 का डेफिसिट हो गया इंडिया में. राइट. सो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कैन बी ब्रोकन इनटू बैलेंस ऑफ ट्रेड, जो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट की बात है. बैलेंस ऑन करंट अकाउंट, ये तो कैलकुलेशन की बात है कि इस कल्ले का बैलेंस देख लो. अगर इसमें कल्ले में सपोज करंट अकाउंट में करंट की पेमेंट देखें अगर, तो करंट की पेमेंट ज्यादा गई है और कम आई है, तो करंट अकाउंट डेफिसिट, जिसे कैड बोलते हैं. अगर कैपिटल में ऐसा हो तो कैपिटल अकाउंट डेफिसिट. बट इंडिया में कैपिटल अकाउंट डेफिसिट नहीं होता बिकॉज एफडीआई बहुत ज्यादा होती है. कैपिटल अकाउंट सरप्लस ही रहता है ज्यादातर. बट करंट अकाउंट डेफिसिट रहता है बिकॉज one of the major reasons is oil. We depend upon imports for oil and we have a huge import bill for oil. Right. India when enters current account surplus only when oil runs cost effective. बीच में बहुत सस्ता हो गया था ना तेल, अब फिर महंगा हो गया. सो ऑयल जब कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है, चीप नहीं बोलेंगे हम, चीप इज अ चीप वर्ड. सो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है, तब इंडिया का करंट अकाउंट सरप्लस बहुत ही रेयरली होता है. नहीं तो जनरली इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट में ही चलता है. राइट. आई होप यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट. सो इंडिया में बीओपी क्राइसिस कैसे आ गया था जी? अब लेन देन चल रहा है दुनिया से, हमने इंपोर्ट तो करना ही करना है. ऑयल तो बहुत जरूरी है, ऑयल के बिना कुछ नहीं चलेगा.
सो हमारे पास सिर्फ 10-15 दिन के डॉलर्स रह गए थे इंपोर्ट करने के, पैसे ही नहीं थे, डॉलर ही नहीं थे, राइट। हुआ क्या, द बिगनिंग ऑफ 1990s में क्या हुआ जी, क्या हो रहा था, गल्फ वॉर होगी। क्राइसिस क्यों आया, फैक्टर्स लाइक गल्फ वॉर एंड द क्यूमुलेटिव प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। 1990 से पहले आपको याद होगा लाइसेंस राज चल रहा था, सरकारी कंपनियां थी, गवर्नमेंट कंपनीज, राइट। सो हमारे पास क्या हुआ, बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट में इतना ज्यादा डेफिसिट हो गया कि हमारे पास फॉरेन रिजर्व ही नहीं रहे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो। वन मोर थिंग, वन मोर इंटरलिंकेज। सपोज ये बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है, इसमें कैपिटल एंड करंट दोनों मिला के लेट्स से $5 लाख का सरप्लस आ गया। तो ये $5 लाख जाएंगे कहाँ, ये इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व में एंटर हो जाएंगे, फॉरेक्स रिजर्व का पार्ट बन जाएंगे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, राइट। सो सिर्फ डॉलर नहीं होते, बहुत कुछ होता है इसमें। हमने बात करी थी फॉरेक्स एक्सचेंज को एडमिनिस्टर कौन करता है, मेंटेन कौन करता है, ये आप लोग बताना जी कमेंट सेक्शन में प्लीज, हु मेंटेन्स द फॉरेक्स रिजर्व्स, राइट। सो फॉरेक्स रिजर्व में जाएगा जो भी सरप्लस होगा। सो इंडिया का अब तो फॉरेक्स रिजर्व बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बट पहले क्या हो रहा था जी, 1990s में फॉरेक्स रिजर्व बहुत कम हो गया था और वी वर इन अ क्राइसिस। सो हमने आईएमएफ के पास गए कटोरा लेके, भैया पैसे दे दो, भैया डॉलर दे दो, तो उन्होंने कहा ठीक है दे देते हैं, बट आप एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आओ पहले, वॉशिंगटन कंसेंसस को मानो पहले। तो हमने फिर मरता क्या ना करता मान लिया, और उसका हमें भी फायदा हो गया, राइट, वी नो दैट। सो the Rao Manmohan formula or the new Rao government was formed in 1991. The rupee was devalued and brought closer to the market value, as earlier it was artificially overvalued. Earlier, why it was artificially overvalued? Because we believed in import substitution, and we believed in only independent economy, or let's say no import or closed economy. कि हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना ही नहीं चाहते, हमारी नेसेंट इंडस्ट्री है, नाइव इंडस्ट्री है, बच्चे हैं हम, तो अभी हम दुनिया से पल्ला रखना ही नहीं चाहते, हम तो अपने आप सेल्फ सफिशिएंट बन जाएंगे, राइट। सो इससे क्या हो रहा था, क्योंकि ऑयल तो तब भी नहीं था और बिग मशीनरीज हमें बनानी नहीं आती थी अभी। सो हम ऑयल और बिग मशीन्स इंपोर्ट करी जा रहे थे, इसका बिल दे जा रहे थे डॉलर्स में, बट एक्सपोर्ट हम कुछ करते नहीं थे, हमें पैसा बाहर से आता नहीं था, और डॉलर हम छाप नहीं सकते, तो हमारे डॉलर खत्म हो जा रहे थे। और हमने रुपी को क्यों आर्टिफिशियली, जिससे बात शुरू हुई थी, रुपी को क्यों आर्टिफिशियली हाई रखा हुआ था, बिकॉज हम ग्लोबल ट्रेड में पार्ट नहीं लेना चाहते थे, एक्सपोर्ट्स नहीं चाहते थे अभी, राइट। वी डिड नॉट वांट एक्सपोर्ट्स राइट नाउ, दैट इज व्हाई रुपी वाज ओवर वैल्यूड, राइट। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जब डी वैल्यू करा हमने रुपी, international investors saw in this reform progress towards market orientation, and फिर उन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू करी, राइट। devaluation is a precursor to beginning of rupee convertibility. Convertibility means रुपी को आप किसी भी फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्टिबिलिटी इज कन्वर्जन, डॉलर में, पाउंड में, राइट, येन में, रेनमीबीज येन, राइट। सो कन्वर्टिबिलिटी इज दैट। डिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, ये आगे जाके समझाऊंगा, डोंट वरी। Some steps were taken to stabilize the economy with immediate access to foreign currency like Indian development bonds and foreign exchange immunity scheme. IMF loan was also one of them. So foreign exchange immunity scheme चला दीजिए कि अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो सरकार उसको देखेगी, वो सरकार की गारंटी हो जाएगी जी। इंडियन डेवलपमेंट बॉन्ड चला दे कि आप लोग लोन सरकार को डायरेक्टली दे दो। सो हमने क्या करा, बेसिकली ओपनिंग ऑफ द क्लोज्ड इकोनॉमी, जो हमने हमारे चारों पासे जेके सीमेंट की दीवार बना रखी थी, उसे क्या कहा कि इस दीवार को चलो भाई तोड़ दे, अब हम फिर ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़े, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तरफ बढ़े, राइट। सो अब ये दो टर्म्स है जो डिवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन, एज आई सेड आगे समझाऊंगा। सो यार फॉरेन एक्सचेंज को समझने के लिए एक लाइन याद रखना, सारी जिंदगी काम आएगी, कि हर चीज की, टी शर्ट की वैल्यू कितनी है, 300 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, या सब्जी कितने रुपए किलो है जी, 50 रुपए किलो। सो हर चीज की वैल्यू हम रुपी के हिसाब से देखते हैं। रुपी की वैल्यू किससे देखें, जो उसे डिवैल्यू कर सकें। सो रुपी की वैल्यू हम फॉरेन करेंसी के रिगार्ड में देख सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आज 70 रुपए का, ₹70 का $1 आता है,
सो ये डॉलर का प्राइस हो गया ना ₹70। लेट्स से कोई और करेंसी मान लेते हैं जस्ट हाइपोथेटिकली, कोई ऐसी सी करेंसी है ABC। सो ये ABC 70 ABC या लेट्स से 100 ABC का ₹1 आता है, जस्ट एन एग्जाम्पल। सो रुपए का प्राइस कितना हो गया? 100 ABC। सो कैन वी से ओवर हेयर, अगर ₹70 का $1 आ रहा है तो ₹1 कितने डॉलर का आएगा? 1/70। सो $1/70 इज द प्राइस ऑफ मनी। सो व्हाट इज द प्राइस ऑफ मनी? इट कैन बी मेजर्ड इन वन वे, जो पहले हमने इंटरेस्ट रेट की बात करी थी, बट अब फॉरेन एक्सचेंज में, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में प्राइस ऑफ मनी इज इन रिलेशन। फॉरेन एक्सचेंज इज नथिंग बट, फॉरेन एक्सचेंज रेट इज नथिंग बट प्राइस ऑफ मनी सर, प्राइस ऑफ मनी। तो अगर $1 70 का था तो ₹1 1/70 का था। अब $1 ₹80 का हो गया तो ₹1 1/80 का हो गया। सो रुपी की वैल्यू क्या हुई? 1/70 था, 1/80 हो गया, तो रुपी की वैल्यू डिक्रीज हो गई, राइट? सो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ द रुपी, दैट माइट बी डन बाय डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन। सो डीवैल्यूएशन है डिलिबरेट, कि सरकार, गवर्नमेंट खुद डीवैल्यू कर रही है। पहले आर्टिफिशियली रेट सेट करते थे और डिक्लेयर करते थे कि रुपी का रेट इतना होगा बाकी करेंसी के हिसाब से, बट फिर सरकार ही ऊपर नीचे कर सकती थी कि अब जैसे पेट्रोल का भी पहले होता ना ₹40 का मिलेगा 50 का, वैसे रुपये का भी पहले होता था जी, कि रुपया $1 40 का मिलेगा, $1 50 का मिलेगा। सो खुद से डिक्लेयर कर देते थे, गवर्नमेंट करती थी। डेप्रिसिएशन क्या है? वही डिमांड सप्लाई वाली बात, डिमांड एंड सप्लाई। अगर रुपये की डिमांड ऊपर जा रही है तो रुपये का प्राइस ऊपर जाएगा, अगर रुपये की सप्लाई बहुत ज्यादा ऊपर चल गई है तो रुपये का प्राइस नीचे जाएगा, राइट? सो डेप्रिसिएशन इज मार्केट बेस्ड फिनोमिनन, this is governed by government, done by government deliberately, right? So exchange rate of the currency is defined as a price of one currency in terms of another. As I said, Indian rupee earlier had a fixed rate. When the value is changed by central bank, it is called devaluation, ki government kar rahi hai, central bank kar rahi hai. And loss of value due to central bank's decision to lower it is called devaluation, central bank kar rahi hai. But if market forces, sir, if market forces bring down the value due to demand falling behind supply of the currency, depreciation is result, right? So ये market से, ये central bank से या सरकार से, right? So when RBI fixes the rate, it is called fixed rate. When market forces operate, it is called floating exchange rate. So right, हम पहले ये fixed rate पे थे, अब हम floating पे आ चुके हैं। market rate market determine करती है, right? So going, और devaluation और depreciation का उल्टा तो हो ही गया ना। डेप्रिसिएशन का उल्टा क्या होता है? अगर इंडिया का रुपी लेट्स से ₹70 का $1 था तो 1/70 का रुपी था, है ना? सो लेट्स से ₹40 का $1 हो गया तो 1/40 का रुपी हो गया, तो रुपी तगड़ा हो गया ना। तो दिस इज कॉल्ड, मार्केट ने किया अगर तो इसे बोलेंगे एप्रिसिएशन, अगर आरबीआई ने किया तो इसे बोलेंगे रिवैल्यूएशन, राइट? इसका उल्टा तो है, ये अंग्रेजी वाली बात है, रिवैल्यूएशन एंड एप्रिसिएशन, राइट जी? So going further, convertibility of rupee, मैंने पहले बताया आपको, that currency convertibility means giving freedom to holders of the currency to convert them freely into other currencies at prevailing market rates. So other currencies में convert करने की पावर को या freedom को बोलते हैं हम convertibility. So convertibility हमारे यहाँ पे करंट अकाउंट में तो 100% है, कैपिटल अकाउंट में ज्यादातर किसी भी देश में 100% नहीं है और इंडिया में भी नहीं है। सो रोजमर्रा के खर्चे के लिए एक लिमिट लगा दी गई कि इतनी लिमिट तक आप जितने मर्जी डॉलर, लेट्स से आपको $100 कन्वर्ट कराने रुपए में या ₹100 कन्वर्ट कराने डॉलर में, कोई नहीं पूछेगा। बट अगर आपको कैपिटल अकाउंट की कन्वर्टेबिलिटी करनी है, दैट इज अ ह्यूज अमाउंट। सो बट उस पे कुछ अमाउंट के बाद आपको परमिशन लेनी पड़ेगी और सरकार उसका अप्रूवल देगी, राइट? सो रिस्ट्रिक्शंस करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी पे नहीं है, दैट इज 100% करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी इज देयर इन इंडिया, बट कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी 100% नहीं, ये कहीं पे भी नहीं है। बिकॉज अगर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी 100% कर दी अभी इंडिया ने, दैट इज नॉट, वी डू नॉट, रुपी इज नॉट अ ग्लोबल करेंसी। सो फिर क्या होगा? एक ही दिन में हो सकता है कि हजारों करोड़ों बिलियन ऑफ डॉलर्स बाहर निकल जाए इंडिया से। So, इंडिया की इकोनॉमी एक दिन में बिल्कुल नीचे, एक दिन में बिल्कुल ऊपर। सो फिस्कल स्टेबिलिटी, इकोनॉमी स्टेबिलिटी खराब हो जाएगी, इसलिए कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी अभी इंडिया के लिए एडवाइजेबल ही नहीं है जी।
right? So no, over here it is mentioned as well, no country grants full current account or full capital account convertibility, right? कुछ ना कुछ तो कन्वर्टेबिलिटी पे इशू होगा ही, कुछ ना कुछ तो रोक होगी, राइट? सो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी 100% नहीं है, करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी 100% है, एज अ टोटल कन्वर्टेबिलिटी 100% इसलिए नहीं है बिकॉज कैपिटल में नहीं, राइट? सो डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी क्यों करा गया जी आरबीआई 1991 टू सेट द स्टेज फॉर कन्वर्टेबिलिटी। कन्वर्टेबिलिटी का क्या था, रूपी अगर आर्टिफिशियली महंगा रहेगा तो कोई डॉलर देगा ही नहीं इस रूपी को खरीदने के लिए, तुमने फालतू में महंगी कर रखी है चीज, है ना? सो इसको कम करने के लिए आरबीआई ने क्या करा, डीवैल्यू कर दिया रूपी को कि सही मार्केट रेट पे ले आए। फिर ही बिकेगी ना चीज अगर मार्केट रेट पे, अगर हमने बहुत ज्यादा महंगी रखी है तो कोई लेगा ही नहीं, राइट? सो देन इट वाज द ड्यूअल एक्सचेंज रेट सिस्टम ऑफ 40-60, पहले सिर्फ फिक्स था, फिर हमने 40-60 कर दिया, जैसे पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी और रूपी अलाउड कर दी, एंड वाज पार्ट ऑफ लिबरल एक्सचेंज रेट मैनेज सिस्टम कि 40% हम देखेंगे वैल्यू, 60% मार्केट देख लेगी, राइट? सो पार्शियल कर दिया। फिर रूपी वाज मेड फुल्ली कन्वर्टेबल ऑन ट्रेड अकाउंट इन 1993। सो करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, ट्रेड अकाउंट, करंट अकाउंट इन 1994, ट्रेड अकाउंट जो उसका सब पार्ट है उसमें 1993 में, राइट? सो हमने क्या करा, बेसिकली कॉन्फिडेंस बिल्ड करा इंटरनेशनल कम्युनिटी का कि इंडिया में आप इन्वेस्ट कर लो, हम कहीं नहीं भागते, हम अपने इकोनॉमी और दरवाजे आपके लिए नहीं बंद करेंगे, हमारे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे जी। सो कन्वर्टेबिलिटी का फायदा क्या है, डायमेंशंस क्या है, फ्रीडम टू कन्वर्ट, कन्वर्ट एट मार्केट रेट, दिस इज वेरी नेसेसरी, आर्टिफिशियल रेट होगा तो कन्वर्ट क्यों ही करेंगे। लिबरलाइजेशन ऑफ फ्लोज की आ जा सकता है बिकॉज आप कन्वर्ट कर सकते हो, लिबरलाइजेशन ऑफ नॉट ओनली इनफ्लोज बट ऑल्सो आउटफ्लोज जी। दस फुलर कन्वर्टेबिलिटी, the 4 items are relaxed, कौन से, freedom to convert, convert at market rate, liberalization of flows, liberalization of outflows, राइट? ये चीजें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं तो पढ़ लेना एक बारी रोक के प्लीज। सो फुल कन्वर्टेबिलिटी मतलब कि कन्वर्ट इनटू फॉरेन करेंसी एंड वाइस वर्सा विद लीस्ट रिस्ट्रिक्शंस। इंडिया में फुल कन्वर्टेबिलिटी नहीं है, कहीं दुनिया में भी नहीं है, बट करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी फुल नहीं है, राइट? बेनिफिट्स क्या होगा कि इंडिया को ज्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे, इंडियन बिजनेसेस वुड बी एबल टू एक्सेस चीपर फॉरेन फंड्स, कॉस्ट इफेक्टिव बोल देते हैं इसको भी, चीप इज अ चीप वर्ड। सो कॉस्ट इफेक्टिव फॉरेन फंड्स क्यों, बिकॉज बाहर की दुनिया में, डेवलप्ड वर्ल्ड में खास करके इंटरेस्ट रेट कम है इंडिया से, ये हमने बात करी थी बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स में, क्यों, देख लेना वो लेक्चर। इसलिए फॉरेन कैपिटल हमें सस्ते में मिलेगी इंडिया से, ज्यादा सस्ते में, right? Then third, Indian banks would be able to borrow foreign funds at lower rates again. These points are not so very necessary for prelims, but mains में काम आ जाएंगे. For fourth is access to foreign funds would facilitate Indian companies taking over firms. जैसे JLR, Jaguar Land Rover को टाटा ने लिया, अगर फॉरेन फंड ना होते कैसे लेता, JLR वाले ने रुपये में थोड़ी लेने थे पैसे। Fifth, it exerts macroeconomic discipline. Macroeconomic discipline because आपके पास competition है globally, right? Sixthly, ordinarily Indian investors would be able to further diversify their asset portfolios. बाहर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। So and FDI के advantages तो है ही है, जो टेक्नोलॉजी आती है, इन्वेस्टमेंट आती है और ट्रेड अप्रूव होता है, राइट? फियर्स क्या है जी, कहीं ईस्ट एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस ना हो जाए, यहाँ पे भी FPI क्राइसिस आया था, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एकदम से बहुत ज्यादा आई, इकोनॉमी भागी ऊपर, और जैसी भागी थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, उन्होंने सारा पैसा निकाल लिया, सो इनकी इकोनॉमी गिर गई, अनएम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत कुछ होगा। दैट वाज द ईस्ट एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस 1997। So this was one of the fear factors because of which we were afraid of further and further opening up, totally opening up our economy, right? And डिफेंस में अगर करें तो नेशनल सिक्योरिटी का इशू, 100% डिफेंस अगर फॉरेन को दे दें तो वो तो हमें ही मार देंगे, जैसे ब्रिटिशर्स ने किया। ब्रिटिश एक्सपीरियंस भी एक हमारा बहुत बड़ा कारण है सर, ग्लोबलाइजेशन से, एंटायर ग्लोबलाइजेशन पे कमिट करने से डर का, कि फिर से ब्रिटिशर्स ना आ जाए। हम तो हिंदुस्तानी हिमाचली भाई शरीफ आदमी हैं। So in order to minimize the ill effects, full convertibility, following prerequisites are required. Fiscal deficit should be minimal. एक कंट्री को तभी करना चाहिए फुल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी जब फिस्कल डेफिसिट मिनिमल हो, कम हो, जो हमने टारगेट रखा था 3% का उतने तक हो, देन फॉरेक्स रिजर्व ज्यादा हो जैसे अब हैं, एनपीएस कम हो, ये नहीं है जी, एनपीएस भी बहुत है। इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट शुड बी मॉडरेट। इन्फ्लेशन तो अब
हमारी मॉडरेट है, इंटरेस्ट रेट भी मॉडरेट है, तो एक ही प्रॉब्लम है। और ऊपर से एक और बात है कि हमारा रुपया ना अभी ग्लोबल करेंसी नहीं है, हार्ड करेंसी नहीं है, सारी दुनिया इसे एक्सेप्ट नहीं करती एज ट्रेडिंग करेंसी, राइट। सो एक तारापोर कमेटी बनाई गई थी, नाम याद रख लेना सर प्लीज, काम आएगा, तारापोर कमेटी, प्लीज ध्यान रख लेना, HPS में नाम पूछा जाता है। So it was set up in 1997 and the objective of the committee was to study economics that had implemented economies that had implemented capital account convertibility। ये बेसिकली इसलिए बनाई गई है कि इंडिया में क्या कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी लानी चाहिए। The report noted that India had adopted current account convertibility in 1994. We have discussed this. And it's also noted that capital account convertibility already existed for foreign investor, both direct and portfolio. राइट। सो काफी हद तक यहाँ पे कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी भी है। सो इंप्लीमेंटिंग कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी वुड इंक्रीज कैपिटल इनफ्लोज, इनफ्लोज ज्यादा होंगे। द रिपोर्ट सेड दैट द टाइम वाज अप्रोप्रिएट कि अभी ले सकते हो आप, बट इट शुड बी डन ओनली व्हेन प्री रिक्विजिट्स आर मेट। जो पिछली स्लाइड में हमने देखे थे, सारे प्री रिक्विजिट अगर मेट हो तब आप कर लो। बट हुआ क्यों नहीं जी? बिकॉज 1997 में ही तारापुर कमेटी है और 1997 में ईस्ट एशियन क्राइसिस हो गया, तो हम लोग और डर गए, राइट। सो हमने क्या करा है कन्वर्टिबिलिटी में रिलैक्सेशन, फेरा को फेमा, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कंटिन्यू टू बी रेगुलेटेड अंडर फेमा, लिबरलाइज वर्जन ऑफ फेरा। सो फेरा को हमने बदल दिया, फेरा बताता हूं अभी फुल फॉर्म को, फेमा बना दिया, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी अथॉरिटी को फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट अथॉरिटी बना दिया, राइट। सो फेरा एंड फेमा में क्या फर्क है? दिस इज वेरी वेरी वेरी, मतलब ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट टीचर था, ये रेगुलेट करता था कि बेटा ये भी पढ़, वो भी पढ़, ऐसा भी कर। ये मैनेज करता है कि चलो कोई बात नहीं, आप जो पढ़ रहे हो अच्छी बात है, आप रिवाइज करके टेस्ट दे देना है। सो राइट, वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, बहुत ज्यादा कंट्रोल, बहुत ज्यादा आनाकानी, बट दिस इज मच मोर लिबरलाइज्ड। एंड हमने FDI सारी जगह ऑटोमेटिक रूट पे कर दिया, अप्रूवल रूट पे सिर्फ स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में रखी, राइट। FPIs अलाउ कर दिया। यार FDI और FPI का फर्क मैंने बताया था शायद, अगर नहीं बताया तो मुझे बताना, और ये चीजें कमेंट सेक्शन में बताया करो यार, आप लोग कमेंट करने में थोड़े से शाय हो, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, व्हाट्सएप कर देते हो, कमेंट भी कर दिया करो। The external commercial borrowings no longer require the RBI or ministry approval, and external commercial borrowings up to a limit do not require। external commercial borrowings क्या है जी? जैसे टाटा ने, इन्फोसिस ने, किसी ने बाहर से लोन लेना, so they can take it up to a limit without any approval, and inflows are far more liberalized than outflows obviously, कि भाई आने दो पैसा, हमें क्या दिक्कत है, आउटफ्लो को थोड़ा सा फिर भी ध्यान रखा हुआ, राइट। एन इंडियन सिटीजन आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं? $250,000 पर ईयर इन फॉरेन मार्केट्स विदाउट एनी अप्रूवल रिक्वायर्ड, राइट। सो तारापुर की फिर से कमेटी बनाई गई, भाई साहब उस टाइम तो क्राइसिस आ गया था, फिर से बताओ। सो फ्रीली कन्वर्टेबल बनाना चाहिए। इट रिकमेंडेड दैट इंडिया शुड मेक रूपी मोर फ्रीली कन्वर्टेबल ओवर नेक्स्ट 5 years एंड रियलाइज द कंट्रीज मैक्सिमम इकोनॉमिक पोटेंशियल। सो पोटेंशियल रियलाइज करने के लिए फ्री कर दो इनको, रूपी को जाने दो, आने दो आराम से। So Tarapur committee said that in view of huge investment needs of the country, कि जब हम FDI अलाउ करेंगे, हमें डेवलप करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, सो FDI इन्वेस्टमेंट लेके आएगा, इससे हम एक तो सस्ती आएगी और ज्यादा पैसे आएंगे, तो हम इसे इंडिया को डेवलप करने में लगा लें, राइट। सो इट ऑल्सो रिकमेंडेड दैट फिस्कल डेफिसिट शुड बी ब्रॉट अंडर कंट्रोल, वही वाली चीजें। एंड मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी को फॉर्म करने का पहली बार इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था जी, राइट। देन इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी। इंटरनेशनलाइजेशन का क्या मतलब होगा? कि बाकी कंट्रियां भी रूपी को एक्सेप्ट करें एज जैसे डॉलर को एक्सेप्ट करता है ना हर देश, या हार्ड करेंसीज यूरो एक्सेट्रा, सो ऐसे इंडिया के रुपये को भी एक्सेप्ट करें। So it means what? When Indians import, they should be able to pay in rupee, कि हमारे रुपया एक्सेप्ट हो रहा हो। When they export, they should accept payment in rupees, कि हम भी तो दूसरे से फिर रुपया लेंगे, हमें अभी भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। And when they issue bonds globally, they should be able to repay in rupee। जैसे डॉलर का होता है ना कि बॉन्ड इशू करा ग्लोबली, US का बॉन्ड चाहे इंडिया ने खरीदा चाहे चाइना खरीदा, हम डॉलर ही पैसे देंगे और डॉलर ही वापस मिलेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिविजुअल कंपनीज एंड सेंट्रल बैंक शुड एक्यूमुलेट, जैसे डॉलर हर सेंट्रल बैंक ने, हमने भी रखा हुआ है,
वैसे इंडियन रुपी को भी करना चाहिए। ये बहुत दूर की पिक्चर नहीं है सर। सो यूएस डॉलर, यूरो, जापानीज येन, ब्रिटिश पाउंड, स्विस फ्रैंक एंड चाइनीज युआन, जिसे रेनमीबी भी बोलते हैं, मेक द ग्रेड एंड आर इंटरनल एंड हार्ड करेंसीज। हार्ड करेंसीज हैं जी ये सारी, मतलब ये सारी दुनिया में एक्सेप्टेबल हैं। जैसे ऑल कार्ड्स आर एक्सेप्टेबल ना, सो सारी दुनिया में हार्ड करेंसीज आर एक्सेप्टेबल। बट रुपी टिल नाउ इज नॉट एन इंटरनेशनल करेंसी। But India is slowly but surely, the elephant India is marching, or let's say walking towards this. For example, the recent masala bonds, मसाला लगा के, इसमें मसाला वीडियोस वाला कुछ नहीं है भाई। मसाला बॉन्ड्स रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है जो हम बाहर बेचेंगे। लेट्स से भी 1000 रुपए का एक बॉन्ड है, तो हम 1000 रुपए का ही बेचेंगे। यूएस वाले बंदे ने लेना है तो 1000 रुपए की वैल्यू देगा हमें, वहां अपनी बैंक से डॉलर दे के अपनी बैंक से कन्वर्ट कराएगा रुपए में, हमें 1000 रुपया देगा, राइट। सो ग्लोबल मार्केट्स में होगा। फिर करेंसी स्वैप एग्रीमेंट से भी बात करेंगे आगे जाके। देन करेंसी स्वैप एग्रीमेंट भी इंडिया करने लगा है, मसाला बॉन्ड भी फ्लोट कर दिया हमने, एंड इंटरनेशनल करेंसीज ट्रेडेड एक्टिवली इन ग्लोबल मार्केट्स। सो धीरे धीरे इंडिया की करेंसी भी ग्लोबल मार्केट्स में आ रही है, राइट। टू बी एन इंटरनेशनल करेंसी इट इज डिपेंडेंट अपॉन 3 प्री रिक्विजिट्स। एक तो सफिशिएंट स्केल होना चाहिए, हमारे पास इतना नहीं है जितनी करेंसी यूएस के पास है, चाइना के पास है। स्टेबल रहनी चाहिए, थोड़ी सी इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। सो सफिशिएंट स्केल भी अभी उतना नहीं है, स्टेबिलिटी भी अभी उतनी नहीं है। और लिक्विडिटी का क्या मतलब, इफ significant quantities of assets can be bought and sold in the currency without noticeably affecting its price, right? So प्राइस में इसका क्या मतलब है ना, प्राइस मतलब कि अब सारे देशों ने रुपये इकट्ठे करने शुरू कर दिए, तो रुपये की सप्लाई कम होगी, डिमांड ज्यादा होगी, तो रुपये का प्राइस शूट अप कर गया। जहां 70 रुपए का $1 था, वहां पे ऐसा हो गया कि एक रुपया $70 का हो गया। सो एकदम से फिर वापस खींच लिया उन्होंने, फिर दोबारा हो गया। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। ह्यूज अमाउंट होना चाहिए, डेप्थ भी बोलते हैं इस लिक्विडिटी, राइट। सो बेनिफिट्स क्या होंगे इंटरनेशनलाइजेशन की, ग्रेटर डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन, जैसे यूएस की है। यूएस हिलता है तो सारी दुनिया हिल जाती है, क्योंकि डॉलर हर किसी के पास है। तो अगर सबके पास रुपया होगा तो हमारी भी इंटीग्रेशन बेटर होगी, है ना। सेविंग्स ऑन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस, अभी हमें डॉलर इकट्ठे करने पड़ते हैं, फिर हम रुपये में ट्रेड कर लेंगे। एंड रिडक्शन इन डिपेंडेंस ऑन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी। अगर कोई बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आने लगा तो हम देख लेंगे भैया, हम अपने पैसे छाप लेंगे, बिकॉज हमारी खुद की करेंसी इंटरनेशनल है। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड इनविजिबल्स, इनविजिबल में 3 आते हैं यार, इसका निमोनिक सा भी बन जाता है सिट, सर्विस, इनकम एंड ट्रांसफर्स। दीज आर पार्ट्स ऑफ इनविजिबल्स इन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, सर्विसेज एंड इनकम एंड ट्रांसफर्स। ये 3 को चाहे रट्टा लगा लेना, चाहे समझ लो। सर्विस भी नहीं दिखती, इनकम रेमिटेंस भी नहीं दिखती, ट्रांसफर्स भी नहीं दिखते, राइट। सर्विसेज इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंस। सर्विसेज दिखती क्यों नहीं, एज इन यू कैन नॉट टच देम। अब कोई आपके पास लॉजिस्टिकली या कोई ऑनलाइन सप्लाई, जैसे मैं एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, सो एजुकेशन को आप टच थोड़ी कर सकते हो, यू कैन जस्ट रिसीव, राइट। सो सर्विसेज कौन सी होती है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ट्रांसफर्स में रेमिटेंसेज, जो बाहर से पैसे भेजते हैं, कनाडा गए हुए हमारे भाई, कनाडा नहीं, कनाडा गए हुए हमारे भाई, सारी दुनिया में हिंदुस्तानी बसते हैं जो वापस पैसे भेजते हैं, दैट इज रेमिटेंस। इनकम रसीट्स आर इनकम अर्न्ड एज प्रॉफिट, जैसे जेएलआर टाटा ने खरीद ली, सो जो जेएलआर को यूएस में प्रॉफिट होगा वो इंडिया आएगा ना, प्राउड मूवमेंट, राइट। सो दोज वुड बी इनकम। सो दीज आर द 3 थिंग्स, सर्विस, ट्रांसफर्स एंड इनकम, प्लीज रिमेंबर दीज। एक्सचेंज रेट, यहां से अब हम सर कल से करेंगे। एक्सचेंज रेट की स्लाइड पे तो मैं आ गया हूं, बट इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई विल गो स्लो एंड स्लोअर, एंड देन when you understand this concept, then we'll go faster and faster. And last thing before I leave, again PDFs यार, मेरे से आप लोग पूछ रहे हो सर PDF नहीं मिली। So PDF जिसने गूगल फॉर्म भरा है उसे ही मिलेगी, एंड गूगल फॉर्म में कोई पेमेंट नहीं है, जो घबराने की लोड नहीं है। यहाँ कोई हिडन चार्जेस नहीं है कि 1 स्टेज कराया 2 स्टेज के पैसे ले लिए, बोला कि टेस्ट सीरीज कराएंगे, 2 टेस्ट दिखाए फिर भाग गए, ऐसा कुछ नहीं है जी, राइट। सो बट गूगल फॉर्म इज जस्ट अ टेक्निकल फॉर्मेलिटी which is attached before the 4 videos
बार बार एक सवाल करने की जगह आई थॉट एक ही वीडियो में बोल दूं कि सबको क्लियर हो जाए। अगर आप वीडियो सुन रहे हैं तो प्लीज गूगल फॉर्म पहली 4-5 वीडियोस के नीचे अटैच्ड है पिंड कमेंट में, प्लीज उसे फिल कर दें। यू विल गेट द ऑल द पीडीएफ। मैं की करना है रख के, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।